हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं मतलब कि 5 ईयर प्लान। एक्चुअल में हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रहीं। तो हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी है मतलब कि जो पहला 5 ईयर प्लान बना है तो ये था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। ये देश का वो समय था जब पहली पंचवर्षीय योजना रही। आपके एग्जाम में ये सवाल बहुत आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी आता है कि जो पहली योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो दो व्यक्ति थे जिसमें एक का नाम था हेरोल्ड और एक का नाम था डॉमर। तो ये योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये दो व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई थी डेवलपमेंट को लेकर कि किस तरह सरकार को इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स करनी चाहिए। इस योजना में बेसिक तौर पर कृषि पर और सिंचाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके अलावा बाकी के जो पॉइंट थे उन पर इतना ध्यान नहीं था। इसलिए आपसे सवाल भी पूछ लिया जाता है कि कृषि योजना किसे कहा जाता है। तो इस योजना को कृषि योजना और पहली योजना बड़ी सक्सेस रही थी। और पहली योजना के अंदर जो हमने टारगेट किया था कि हमारी जो टारगेट की ग्रोथ थी या हमारे देश की साल की जो ग्रोथ थी वो कितनी रहनी चाहिए, तो वो हमने टारगेट किया था 2.1%। मतलब हमने सोचा था कि हमारी ग्रोथ 2.1 एनुअल के लिए हो, लेकिन जो ग्रोथ रही यहाँ पर वो वही 3.6% की। तो पहली योजना को सक्सेस माना जाता है। और इस प्लान के अंदर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछें कि एसबीआई की स्थापना किस योजना में हुई थी तो आपका आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो ये कब से कब तक रही। तो ये 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक रही। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस, जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसको भी याद रखिएगा। तो इस योजना में क्या क्या रहा, तो जो हमारे पास भावी उद्योग हैं, भावी का मतलब बड़े उद्योगों के बारे में है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मतलब कि फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। इसलिए कई बार सवाल आता है कि किस योजना को औद्योगिक योजना मतलब कि इंडस्ट्रियल प्लान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना को, इसको याद रखिएगा। इसमें बड़े बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया गया। तो इस पूरी योजना के दौरान में 3 स्टील प्लांट लगे थे देश में, जिसमें एक है भिलाई स्टील प्लांट के नाम से, एक है दुर्गापुर स्टील प्लांट के नाम से और एक है राउरकेला स्टील प्लांट के नाम से। और भिलाई स्टील प्लांट जो पहले एमपी में हुआ करता था, लेकिन नया राज्य बना छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भिलाई आता है। अगर दुर्गापुर की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल में आता है। और अगर आप राउरकेला की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है इसमें किसने मदद की थी, तो ध्यान रखेंगे रूस की मदद से। मतलब इस प्लांट को बनाने में रशिया ने मदद की थी। और अगर दुर्गापुर स्टील प्लांट की बात की जाए तो इसमें इंग्लैंड ने यानी कि ब्रिटेन ने इसकी मदद की थी। और अगर राउरकेला की बात की जाए तो इसकी मदद जर्मनी ने की थी। तो कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसकी मदद से लगा, तो आपको ये याद रखना है। और अगर बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही वो थी 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद आती है हमारे पास देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका समय रहा 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। इसके बाद आपको याद रखना है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती मॉडल पर ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, इसको भी याद रखिएगा। और जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा है कि सबसे कम वृद्धि दर मतलब कि लोएस्ट ग्रोथ रेट, यानी कि आज तक के
भारत के इतिहास की सबसे कम वृद्धि दर तीसरी पंचवर्षीय योजना में रही है। इसका कारण था कि हमारा 2 बार युद्ध हुआ, एक बार चाइना के साथ 1962 वाला युद्ध और एक बार पाकिस्तान के साथ 1965 वाला युद्ध, और ये ग्रोथ लगभग 2.8% रही, जो अब तक के लिए सबसे कम थी। और कृषि का उत्पादन बढ़ने के बजाय नेगेटिव हो गया, मतलब कि कृषि में ऋणात्मक वृद्धि। और इस योजना को हम बेसिक तौर पर एक और नाम देते हैं, इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसे गाडगिल योजना इसलिए कहा जाता है, एक्चुअली उस समय जो डॉक्टर गाडगिल का नाम था, उस समय ये देश के योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस योजना के दौरान 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये सब आपको याद रखना है। और इसमें जो हमारा मेन पॉइंट था वो था आत्मनिर्भरता, मतलब कि सेल्फ रिलायंस। तो कृषि और उद्योग दोनों को मिलाकर बनता है आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मनिर्भरता पर फोकस था, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें बल्कि अपनी चीजें बनाएं। और इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया और अगले 3 साल तक कोई योजना नहीं बनाई गई, क्योंकि सरकार का सारा फोकस युद्ध पर था। और युद्ध के बाद सरकार के इतने अच्छे हालात नहीं थे कि आगे काम कर सकें, तो इसे कहते हैं योजना अवकाश। तो ये कब से कब तक रहा? तो योजना अवकाश के 3 साल रहे 1966 से 1969 तक, मतलब 3 साल तक कोई प्लान नहीं बनाया गया। और ये 3 साल क्या किया गया, मतलब कोई प्लान नहीं बना, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं बनाया गया। यहाँ एक एक साल के छोटे छोटे एनुअल प्लान, मतलब कि वार्षिक योजनाएं बनाई गई, जो आपको याद नहीं करनी है क्योंकि उन योजनाओं का कोई इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं था। तो 3 साल की वार्षिक योजनाएं बनाकर इसे पूरा किया गया। और इसके बाद हरित क्रांति जैसा कॉन्सेप्ट भी आया था। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना, मतलब कि 4th 5 ईयर प्लान। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक रही। और इस योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 को कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया देश में, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर से युद्ध हुआ, और जो युद्ध हुआ वो फिर से पाकिस्तान के साथ हुआ, 1971 का युद्ध, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, मतलब कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, या इंडिया पाकिस्तान वॉर, क्योंकि भारत की ही मदद से बना है बांग्लादेश। और इसमें ध्यान दिया गया, मतलब कि इसका उद्देश्य था, इन्होंने कहा कि जो आत्मनिर्भरता चुना था उसे और आगे लेकर जाएंगे, तो इसे आप कहते हैं प्रगतिशील आत्मनिर्भरता। इसको भी याद रखिएगा। तो प्रगतिशील आत्मनिर्भरता ये की पॉइंट था इसका। और इसके बाद अगर बात की जाए तो 1973 में एक कानून आया जिसका नाम था फेवा। तो फेवा अधिनियम पास किया गया और इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, मतलब कि विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। फिलहाल अब ये फेवा नहीं है। इसके बाद अब हम बात करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये कब से कब तक रही? तो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक ये रही। इसमें एक नारा दिया गया था जिसे कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल ये आएगा कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी की सरकार हार गई थी चुनाव में, और इंदिरा गांधी के हारने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई। इसमें 2 चीज़ें, मतलब कि 2 मुद्दे इम्पोर्टेंट थे, गरीबी और महंगाई। इसको याद रखिएगा, मतलब गरीबी और महंगाई का टारगेट था। इसके बाद अगर बात की जाए तो देश में आज तक 3 बार इमरजेंसी लगी। तो आखिरी बार इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी। और इस योजना के बाद अगली योजना नहीं आई, बल्कि जनता पार्टी के द्वारा या मोरारजी देसाई के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब कि वार्षिक प्लान लाया गया। और इस नए कॉन्सेप्ट को रोलिंग प्लान कहा जाता है।
रोलिंग प्लान से मतलब अनवरत योजना से होता है, मतलब कि जो लगातार चलती रहे। इसमें योजनाओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर आगे की योजनाओं के नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। और अगर बात की जाए तो भारत के योजना निर्माण में इसे सर्वप्रथम जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके बाद एक और वार्षिक योजना आई, मतलब कि एनुअल प्लान, और ये 1979 से लेकर 1980 तक रही। और ये एनुअल प्लान चौथी बार था, क्योंकि इससे पहले आपने देखा 3 एक साल वाली बनी थी। इसके बाद फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना आई। ये 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक रही थी। और इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आई थी। इसमें यह कहा गया कि भारत आधुनिक बनेगा, यानी कि हमने आधुनिकीकरण को चुना। यानी कि 1980 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले आधुनिकीकरण के बारे में कहा। और इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके बाद अगर बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था, इसको भी याद रखिएगा, जो एग्रीकल्चर के लिए काम करता है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई। और अगर इसके बाद बात की जाए तो 1984 में एक ऑपरेशन चला था गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरावाला और उनके साथियों को पकड़ने के लिए, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। और ये अमृतसर पंजाब में चला था। और अगर बात की जाए तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का मेन मोटिव था आधुनिक भारत, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की। ये जो 7वीं योजना थी, ये 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक रही। इसमें सबसे पहले ये कहा कि क्षेत्रीय असमानता को कम करेंगे। मतलब हमारा मुद्दा था क्षेत्रीय असमानता को कम करना, यानी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत एडवांस है, तो कोई क्षेत्र बहुत पीछे है, तो ये क्षेत्रीय असमानता कहलाती है। इसे कहते हैं रीजनल इनइक्वालिटी। और इसके अलावा 7वीं योजना में 1985 के अंदर एक योजना आई थी जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। अब ये योजना नहीं रही, तो घर बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना चलाई गई थी। और इसके अलावा एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, जो शेयर बाजार का काम करती है। तो शेयर बाजार की एक संस्था है जिसका नाम है सेबी। तो ये 1988 में बना। और इसके अलावा राजीव गांधी के दौर में ही भारत को पहला सुपर कंप्यूटर मिला था, जिसका नाम था परम 8000, मतलब कि परम 8000। ये था भारत का पहला। और जब इसके बाद राजीव गांधी चुनाव हार गए, तो चुनाव हारने के बाद जो नई सरकार बनी, तो जो नई सरकार आई वो चल नहीं पाई। तो 2 बार एनुअल प्लान, मतलब कि वार्षिक योजनाएं आई, 5वीं वार्षिक योजना और 6वीं वार्षिक योजना। और राजीव गांधी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ये अधिक समय सरकार नहीं चला पाए। और फिर बने चंद्रशेखर, तो वो भी सरकार नहीं चला पाए। तो इस तरीके से 6 एनुअल प्लान बने, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना की। ये 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक रही। इसमें आपको 3 बातें याद करनी हैं। इस योजना में सबसे पहले मानव संसाधन विकास, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। इसमें यह कहा गया कि भारत के लोगों की शिक्षा और अच्छी हेल्थ ही भारत को आगे बढ़ा सकती है। तो मानव संसाधन विकास पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसके अंदर 1993 में और 1995 में 2 योजनाएं लाई गईं। 1993 में जो योजना लाई गई उसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और 1995 में जो योजना लाई गई उसका नाम था मिड डे मील। तो आप जानते हो कि दिन में स्कूल में जो खाना मिलता है उसे मिड डे मील कहा जाता है, और ये अभी भी चलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंज भी किए। और अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्चुअली 1991 में आए थे, पर उसका एग्जैक्टली इम्प्लीमेशन 1992 में हुआ था।
और 1992 में एक कमेटी बनी थी और उसने 1993-94 में बैंकिंग सिस्टम में सुधार किए थे। तो बैंकिंग में पहली बार सुधार किए गए थे। इसके बाद जब 9वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई तो ये 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चली और कई बार सरकार बदली, पर प्लान बीच में नहीं रुका। और इसमें हमारा टारगेट था सामाजिक न्याय और समानता, मतलब कि सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। इसके अंतर्गत 1999 में कुछ प्रावधान किए गए और 1999 के अंदर एक कानून भी लाया गया और सन 2000 में भी काम किया गया और सन 2001 में भी काम किया गया। तो 1999 में एक कानून पास किया गया जिसका नाम था फेमा कानून, मतलब फेवा की जगह फेमा कानून बना। और 1999 में ही इरडा की स्थापना हुई या इरडा कानून बना। तो इरडा का मतलब जो हमारे देश का बीमा कारोबार है, जो बीमा का काम है, वो इरडा के अंडर में आता है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो सन 2000 के अंदर एक योजना आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो गांव में सड़कें बनाई जाती हैं इसे ग्राम सड़क योजना कहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक जिसे आप कहते हैं बच्चे पढ़ेंगे और स्कूल जाएंगे, इसे कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत सरकार ने 2001 में की थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर फेमा के फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बाद अगर इरडा की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक रही। इसमें फोकस किया गया एनर्जी सेक्टर यानी कि ऊर्जा क्षेत्र पर, मतलब कि एनर्जी सेक्टर इसमें मेन मुद्दा था। और अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत 2005 में एक कानून आया जिसे कहते हैं आरटीआई कानून। तो आरटीआई कानून लाया गया देश में। आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार। इसके बाद अगर बात की जाए तो 2005 में ही एक कानून और बना जिसका नाम है मनरेगा। मनरेगा कानून का मतलब 100 दिन का रोजगार गारंटी। इसके अलावा 2006 में एक और योजना आई थी जिसका नाम है भारत निर्माण योजना। इसके बाद अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये 1 अप्रैल 2007 से लेकर और 31 मार्च 2012 तक रही। इसमें टारगेट था समावेशी व सतत विकास, मतलब कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सारे क्षेत्रों को मिलाकर समावेशी और सतत विकास। सतत मतलब भविष्य के लिए काम करना, मतलब कि ऐसा विकास जो वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। इसके बाद इसकी ग्रोथ रेट पूछी जाती है तो इसके अंदर जो वृद्धि दर रही थी वो थी 8%। इसके अलावा इसके अंदर एक कानून आया था जो कि इम्पोर्टेंट है 2009 में, जिसे आरटीई कानून कहते हैं, मतलब राइट टू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2010 में लड़कियों के लिए एक योजना आई थी जिसका नाम था सबला योजना। और ये योजना 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए थी। और 2011 में एक और योजना आई थी स्वाभिमान योजना, और ये योजना बैंक में खाता खोलने के लिए आई थी। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक रही। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये था तीव्र अधिक समावेशी व सतत विकास, मतलब कि फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सरकार ने कहा था कि जो हमारे पास था उसको हम और तेज करेंगे, मतलब और अच्छा करेंगे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2013 में एक कानून आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें गरीब परिवारों को अनाज मिलता है, राशन मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2014 में एक योजना आई जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसके बाद अगर बात की जाए तो 2014 में ही लाया गया स्वच्छ भारत अभियान। ये 2019 में ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर बात की जाए तो 2015 में लाई गई थी पहल योजना। इसको हम आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके अलावा
2015 में आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। फिर इसी तरह से 2015 में एक प्लान और आया जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके बाद 2016 में आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 2016 में ही आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मतलब कि जो फसल होती है किसानों की, तो उस फसल का बीमा करवाया जाता है। तो ये जितनी भी योजनाएं यहाँ पे आई हैं, ये हम आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।